सुप्रभात दोस्तों, मैं पढ़ो संस्कृत इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। इस सत्र में मैं संस्कृत व्याकरण को सरलता से कैसे सीखेंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस सत्र में मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का उपयोग करूंगा। ठीक है, तो बढ़ें। यह साइंस एवं मैथ्स की तरह संस्कृत एक भाषा से कहीं बढ़कर है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। लेकिन जब आप इस भाषा से इस जीवन शैली को अपनाते हैं तो संस्कृत की बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन और भी स्पष्ट हो जाती है। शुरुआत के लिए संस्कृत व्याकरण को सरल बनाने के लिए हम कुछ बिंदु रखते हैं। जो पहला है वो ये है कि जो अधिक याद नहीं करना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत भाषा को रट्टा मार लेते हैं। क्या करते हैं, सब लोग यही करते हैं कि रट्टा मार के चलो भाई सीख लिए, हो गया, काम खत्म। लेकिन यही नहीं करना है, अधिक याद नहीं करना है। तो कैसे करेंगे ये? संस्कृत में प्रत्येक शब्द, क्रिया और वाक्य के लिए बड़ी संख्या में तालिकाओं को याद रखना सिखाया जाता है। हालांकि सभी तालिकाओं को याद रखने का प्रयास न केवल थकाऊ होता है, बल्कि यह किसी के ज्ञान को भी बहुत सीमित कर देता है। संस्कृत में ऐसी तालिकाओं की अनंत मात्रा होती है। इसके बजाय शिक्षक यह करें कि उसके अंदर छिपे सिद्धांतों पर निर्देशित करें और तालिकाओं को रेखांकित करते हैं जो संख्या में बहुत कम है। उस पर अगर जोर देंगे तो यह आसानी से समझा जा सकता है। यह एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह जो पढ़ने के समान अगर हम इसको कर लेते हैं तो यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, क्योंकि इसमें हम एक पैटर्न की तरह इसको सेट करके संस्कृत के सारी चीजों को याद करेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स पर। केवल व्याकरणिक उपकरणों पर ज्ञान देने के बजाय भाषा के अनुप्रयोग को भी चित्रित करना। अगर एक आदमी, नया कोई आदमी ये भाषा सीखता है तो वो कैसे सीखेगा? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल नियमों के सेट को याद करने के बजाय वह दृश्य यानी विजिबल या फिर ऑडिबल यानी सुनने वाले इंद्रियों के माध्यम से इसके साथ सहज हो जाए तो वह इसको आसानी से सीख सकता है। इस तरह की सामग्री जो मस्तिष्क को काफी उत्तेजित करती है, यह केवल विषय को सीखने में ही दिलचस्प नहीं बनाती, बल्कि मात्रा ये भाषा के उपयोग को भी उदाहरण के रूप में काम करती है। इसे किस स्थिति में कैसे उपयोग करना है इसके बारे में यह अधिक स्पष्ट करती है। तो तीसरे पॉइंट पर अब चले। यह है रंगों का प्रयोग। किसी भी क्लास या कक्षा में लोग चमकीले रंगों का उपयोग सिखाते हैं। यह छात्रों को बहुत आसान बनाता है। जब चमकीले रंगों का उपयोग शुरुआती लोगों के लिए संस्कृत में भी व्याकरण को तालिका के रटने की तुलना में अधिक आकर्षक बनाएगा, क्योंकि यह भाषा पहले से ही बहुत सुव्यवस्थित है। तो शिक्षक का कार्य केवल पैटर्न को पहचान कर उसे अपने छात्रों को बता देना है, बस। तो आप पहचान और संशोधन में सहायता के लिए वर्णमाला, प्रासंगिक शब्द और शब्द की तस्वीर का उपयोग कर सकते हैं। अब चलिए चौथे पॉइंट पर, खेल खेल में कैसे सीखेंगे ये कई ऐप्स ऐसे भी हैं जो हमारे संस्कृत भाषा को सीखने में मदद करेंगे। इस तरह के अगर खेल खेल में अगर ये बात सीखेंगे तो इस चीज को हम गेमिफिकेशन कहते हैं। जब हम ऐप्स के माध्यम से इसे हम सीखते हैं तो इससे क्या हमारी बुनियादी शिक्षा या बोलने की कला इस संस्कृत भाषा में काफी निखर कर आती है, जो हमारी तकनीकों, अच्छी तकनीक का उपयोग करने में ये मदद करेगी। इससे हम दूसरी तरह की चीजों में भी ये काम कर सकते हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम सही शिक्षण विधियों को नियोजित करते हैं तो संस्कृत बुनियादी शिक्षा सरल एवं रोमांचक दोनों हो सकती है। लेकिन क्या हम सिर्फ ऐसे पॉइंट्स पर ही गौर करते हैं तो हो जाएगा? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा तो ये चीज है कि हम परिश्रम के बिना हमारी ये शिक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती।
क्योंकि संस्कृत में भी यह श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तिद्वं समो बंधु कृत्वा यं नावसिदति। मतलब आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम ये परिश्रम करते हैं तो परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, क्योंकि इससे कभी कोई दुखी नहीं होता है। तो चलिए, धन्यवाद। मैं शशांक सर आपके सामने पढ़ो संस्कृत इस चैनल को लेकर उपस्थित हूँ, और आपको इसमें अगर आगे भी सीखना है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और शेयर भी करेंगे, तभी आप इसमें आगे सीखते रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद।